गुप्तकालीन स्थापत्य एवं मूर्तिकला के बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गुप्तकालीन चित्रकला। और गुप्तकालीन चित्रकला के जब अंदर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले पाते हैं अजंता की चित्रकला। आपने इसका नाम ही सुना होगा अजंता के बारे में, कि ये अजंता की गुफाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गुप्त काल में चित्रकला ने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया था, और गुप्त काल के पूर्व अगर हम देखते हैं तो हमें चित्रकला के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। कुछ जरूर गुफाओं में हमको दीवारों पर चित्रकारियां मिली हैं, लेकिन हमने देखा है कि गुप्त काल के आते आते चित्रकारों ने अपने को पर्याप्त रूप से विकसित कर लिया था, अपनी कला को एक शिखर तक पहुंचा दिया था, अर्थात कला का काफी विकास हो चुका था। इस युग की अगर हम देखते हैं चित्रकला, तो उसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र या आज के महाराष्ट्र प्रांत में एक औरंगाबाद जिला है, और उस औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा स्थित है। इसी प्रकार से गुप्त काल के अगर दूसरे चित्रकला के बारे में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के पास ग्वालियर के सम्मुख बाघ गुफाएं भी पाई गई। इन दोनों गुफाओं में चित्रकलाएं मिली हैं, और ये चित्रकलाएं विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम अजंता की गुफा पर जाते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव नामक एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, और वहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर हरदापुर गांव पड़ता है। जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र में है, आप जानते होंगे। औरंगाबाद जिले में ये जो है जलगांव एक स्टेशन है, और वहां से 35 किलोमीटर दूर एक हरदापुर, अब हो सकता है कस्बा हो गया हो, लेकिन उस समय वो गांव था। इसी हरदापुर गांव से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अजंता की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा में चट्टानों को काट करके 29 गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता में कितनी गुफा है? 29 गुफा। आप अजंता के बारे में लगभग इसी से भी पर्याप्त जानकारी पा जाएंगे। तो अजंता की कुछ पहाड़ियों को काट करके उसमें गुफाएं बनाई गई हैं, और इस चट्टान में 29 गुफाएं हैं। इनमें से 4 चैत्य हैं। 4 जो है वो चैत्य हैं। चैत्य आप पहले ही सुने होंगे कि इनका बौद्ध उससे संबंध रहा है, और शेष जो 25 हैं वो बिहार गुफाएं हैं। 1819 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सिपाही जा रहे थे, और उन्होंने इस गुफा की अचानक खोज की थी। 1824 ईस्वी में एक अंग्रेज जिसका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर, ये जो है अंग्रेजी सेना का जनरल था, और इसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक पत्रिका में प्रथम बार इसका विवरण प्रकाशित किया था, और उसी के द्वारा इसने संसार को या विश्व को अजंता के दुर्लभ चित्रों की जानकारी दी थी। हमने आपको पहले बताया कि अजंता में पहले जो 29 गुफाएं थी उसमें सब में चित्र बने थे, लेकिन आज के समय में केवल 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। पहले 29 गुफाओं में चित्र बने थे, लेकिन धीरे धीरे नष्ट होते होते आज के समय में केवल 6 गुफाओं में इनके चित्र मिले हैं। कौन कौन सी हैं? 1 है, 2 है, 9 है, 10 है, और 16, 17। इस गुफा के जो नंबर हैं, इसमें हमें अवशिष्ट चित्र या अवशेष चित्र मिलते हैं। इन चित्रों को देखने पर यह पता चलता है
कि ये विभिन्न काल के या विभिन्न समय के चित्र रहे होंगे। अब हम आपको इन गुफाओं में कौन से चित्र मिले हैं बताते हैं। जैसे कि 9वीं और 10वीं जो गुफा है, 9 नंबर और 10 नंबर की जो गुफा है, इसमें जो है गुफा के स्तंभों पर अंकित चित्र 16वीं और 17वीं गुफा के भित्ति चित्र जो है ये गुप्त कालीन है। ये जो 4 गुफाएं हैं इसमें जो है सभी गुप्त कालीन चित्र हैं। फिर 9वीं 10वीं जो गुफा है इसमें काफी चित्र ईसा पूर्व के हैं। ईसा पूर्व का मतलब है कि लगभग आज से जो है लगभग 2000 साल पहले के हैं। और 10वीं और 11 जो ये 10वीं और 11वीं जो गुफा है इसके जो चित्र हैं वो गुप्त कालीन है। तो इन गुफाओं में 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र कई शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और पहली और दूसरी जो गुफा के जो चित्र लगते हैं वो लगभग ये माना गया है कि 700 साल पहले ईसा से रहे हैं, लगभग 7 शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 10वीं गुफा के स्तंभों पर जो चित्र हैं और 16वीं गुफा के जो स्तंभों पर चित्र पाए गए हैं वो लगभग ये माना गया है कि गुप्तकालीन रहे हैं। और इन चित्रों को देखने पर यह पता चलता है कि गुप्तकालीन चित्र अत्यंत ही उत्कृष्ट कोटि के रहे हैं। अजंता के चित्रों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि 3 विषय को वरीयता दी गई थी। ये 3 विषय कौन से थे? तो पहला था अलंकरण, फिर था वर्णन, अलंकरण, वर्णन और जो है चित्रण। ये ऐसे बिंदु थे जिनके आधार पर अजंता की गुफाएं बनाई गई थी। इनमें फूल पत्तियों, पशुओं की आकृति से अलंकरण का काम किया गया था। अनेक बुद्ध और बोधिसत्व के चित्रों का इसमें चित्रण किया गया है। जातक कथाओं से ली गई कई कहानियों का वर्णनात्मक दृष्टि से या वर्णन करते हुए उनका चित्र उत्कीर्ण किया गया है। हम देखते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो चित्र बने हैं वो 2 विधियों से बने हैं। वो 2 विधि अगर हम देखते हैं तो उसमें है जो एक है फ्रेस्को विधि और जो दूसरी विधि है वो है टेम्परा विधि। इन दोनों विधियों से चित्र बनाए गए हैं। जो फ्रेस्को विधि होती है इसमें प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और चित्रकारी विशुद्ध रंगों द्वारा की जाती थी। अर्थात पहले उस दीवार पर प्लास्टर किया जाता था, फिर उस पर चित्रकारी की जाती थी। जो द्वितीय विधि होती थी टेम्परा, इसमें सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते थे और रंगों के साथ अंडे की सफेदी और चूने को मिलाया जाता था। शंखचूर्ण है, शिलाचूर्ण है, इस मिश्री है, गोबर है, सफेद मिट्टी है, इनको फेंट करके गाढ़ा लेप तैयार किया जाता था और चित्र को बनाया जाता था। हम देखते हैं, अभी हम इनके बारे में आपको बताएंगे डिटेल से। फिर हम देखते हैं कि अजंता के चित्र बौद्ध धर्म से ज्यादा संबंधित हैं। इनमें बुद्ध और बोधिसत्व के चित्रण काफी संख्या में मिलते हैं। बुद्ध जी के जीवन की विविध घटनाओं, जातक कथाओं के दृश्य का अंकन इसमें बहुत संख्या में किया गया है। अजंता की जो 16वीं गुफा है उसमें एक चित्र मिला है। 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी, इसमें मरणासन राजकुमारी का एक चित्र उत्कीर्ण मिलता है और उसके चारों तरफ परिजन जो है शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। इस चित्र का जब अध्ययन किया गया, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने किया, तो उनके अनुसार गौतम बुद्ध जी के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी का यह चित्र पाया गया। कई चित्रकारों ने इस चित्र की प्रशंसा किया है
क्यों किया है? क्योंकि इस चित्र के द्वारा करुणा का भाव प्रकट होता है और कथा जो है या कहानी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यह माना गया है कि जब नंद जो उनके गौतम बुद्ध जी के भाई थे, जब वो संन्यास ले लेते हैं तो उनके विरह में उनकी पत्नी मरणासन अवस्था में हो जाती है। 16वीं गुफा में ही बुद्ध जी के महाभिनिष्क्रमण का भी चित्रांकन किया गया है। 16वीं गुफा में ही महाभिनिष्क्रमण, इसका भी जो है चित्रांकन किया गया है। इसी गुफा में यह दिखाया गया है कि वो अपनी पत्नी, पुत्र और परिचारिकाओं को छोड़ करके जाते हुए दिख रहे हैं और उनके चेहरे पर वैराग्य की भावना देखने योग्य है। इसी प्रकार से अजंता में 17वीं गुफा में विभिन्न प्रकार के चित्र पाए गए हैं और इसे चित्रशाला कहा गया है। 17वीं गुफा को चित्रशाला भी बोला गया है। इसमें जो अधिकतर चित्र हैं वो गौतम बुद्ध जी के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और उनके महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं। समस्त चित्रों में माता और शिशु का एक ऐसा चित्र पाया गया है जो बहुत ही आकर्षक है, मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड का जो चित्र पाया गया है वो काफी आकर्षक है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी को माना गया है कि जो अपने पुत्र को उन्हें समर्पित कर रही हैं। इस चित्र को आप देखेंगे अगर तो आपके अंदर सहानुभूति और करुणा की भावना आ जाती है। जो ये चित्र है इसको जावा में जो बोरोबुदुर से बौद्ध कला की चित्र प्राप्त हुआ है उस चित्र से इसकी समकक्षता की गई है या उस चित्र से इसकी बराबरी की गई। किस चित्र की? मदर एंड चाइल्ड वाले चित्र की। बुद्ध जी के जीवन से संबंध रखने वाले चित्रों में उनका एक महाभिनिष्क्रमण का चित्र अत्यंत सजीवता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इस चित्र में नवयुवक गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के सिर पर मुकुट है और उनका शरीर काफी सुडौल है। आंखों में अहिंसा, शांति और वैराग्य की भावना दिख रही है। उनकी मुख मुद्रा गंभीर है और सांसारिकता से उदासीनता के भाव दिखा रही है। निवेदिता ने इस चित्र को देख करके ये बताया है कि यह चित्र गौतम बुद्ध की महानतम कला को दिखाता है जिसे संसार ने कभी नहीं देखा था। ऐसी कल्पना को कठिनता से ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक अन्य चित्र में एक सम्राट को सुनहले हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। इसी गुफा में ही 17वीं गुफा में ही आकाश में विचरण करते हुए गंधर्वराज को अप्सराओं और उनकी परिचारिकाओं के साथ चित्रित किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वो उनके साथ जो है अपना क्रीड़ा कर रहे हैं, अपना मतलब जो खेल है वो कर रहे हैं। अजंता की ही गुफाओं में जातक कथाओं से लिए गए दृश्यों को आज भी बहुविध रूप से विभिन्न चित्रकलाओं में अंकित किया जाता है। हम देखते हैं कि जातक कथाओं की सर्वाधिक जो चित्र पाए गए हैं वो 17वीं गुफा में ही मिले हैं। बुद्ध जी के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के चित्रों के साथ उनके पूर्व जन्म से संबंध रखने वाली इन कथाओं के पूर्ण चित्र प्राप्त होते हैं। इस प्रकार का चित्रण किसी एक स्थान पर नहीं पाया गया है, केवल अजंता की गुफाओं में पाया गया है। हमने आपको बताया कि इसी प्रकार से 9वीं और जो 10वीं गुफा में जो चित्र पाए गए हैं वो अत्यंत प्राचीन हैं। 9वीं और 10वीं गुफा में जो चित्र पाए गए हैं वो ईसा से लगभग 1 शताब्दी पूर्व है। अगर आज के समय में माने तो वो चित्र लगभग 2100 साल पुराने हैं। इसमें एक राजकीय जुलूस का जो है चित्र दिखाया गया है। इसमें राजा, रानी और बहुत सी स्त्री और पुरुषों को
सुसज्जित वेशभूषा में चलते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार से हम अजंता की गुफाओं में देखते हैं तो पहली और दूसरी गुफा के चित्रों में सबसे सुंदर जो चित्र पाया गया है वो फारस देश के राजदूत का है, जो उस समय चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था। संभवतः उसमें पुलकेशिन द्वितीय को उसका स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार से अजंता की पहली गुफा में बोधिसत्व का पद्मपाण और औलेख्येश्वर नामक एक चित्र अत्यंत सुंदर पाया गया है। उनके हाथ में, दाएं हाथ में नीलकमल लिए हुए कुछ टेढ़ी और मेढ़ी जो है आकृति में वो खड़े हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो अजंता की पहली गुफा में एक दीवार पर 12 फुट ऊंचा और 8 फुट लंबा बुद्ध जी का मार चित्र, जिसे कि कामदेव चित्र कहते हैं, तो बुद्ध जी का मार विजय अर्थात कामदेव को उन्होंने जीत लिया है, वो चित्र उत्कीर्ण मिलता है। बुद्ध जी इसमें तपस्या में लीन हैं और कामदेव उन्हें कई कन्याओं के साथ रिझाने का प्रयास कर रहा है। यह चित्र भी अत्यंत आकर्षक है। इसी गुफा में ही एक मधुपाई या मदिरा पान किए हुए दंपति का चित्र है, जिसमें प्रेमी अपने हाथ से प्रेमिका को मधुपात्र देते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए गए हैं वो अजंता की चित्रकला की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये भारतीय चित्रकला का उस समय का चरमोत्कर्ष काल रहा होगा। अजंता की गुफा के बाद जो हमारा अगला गुफा हमने आपको बताई थी वो है बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं अजंता की ही तरह बाघ पहाड़ियों की गुफाओं को काट करके उसमें चित्र बनाए गए। ये गुफाएं विंध्य पर्वत को काट करके बनाई गई। बाघ नदी के किनारे या बाघनी नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे बाघ गुफाएं कहते हैं। 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड नामक व्यक्ति ने या अंग्रेज मतलब जो व्यक्ति था उसने इसका पता लगाया था। इस गुफाओं में जो गुफा की संख्या है वो 9 है। बाघ गुफाओं में 9 गुफाएं हैं। इनमें चौथी और 5वीं गुफा के जो भित्ति चित्र हैं वो सबसे अधिक सुरक्षित अवस्था में हैं। 4 और 5 नंबर की गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो चित्र सबसे सुरक्षित दशा में पाए गए हैं। ये चित्र अजंता के चित्रों से थोड़े से भिन्न हैं, क्योंकि इनमें जो विषय है वो धार्मिक ना होकर के लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जैसे कि उसमें आपने देखा गौतम बुद्ध या और उसके जीवन से संबंधित था, लेकिन इसमें सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में एक संगीत युक्त नृत्य के अभिनय का जो दृश्य है वो सर्वाधिक सुंदर है, जिसमें सुंदर स्त्रियों को पुरुषों को अलंकृत वेशभूषा में गाजे बाजे के साथ स्वच्छंदता पूर्वक नाच करते हुए या नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों का जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये तत्कालीन मध्य भारत के सामान्य जनजीवन के बारे में बताते हैं। मार्शल जो कि एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ये चित्र जीवन की दैनिक घटनाओं से लिए गए हैं, लेकिन ये जीवन की सच्ची घटनाओं को चित्रित नहीं करते हैं, वरन उनके अव्यक्त करने के भाव को दिखाते हैं। तो उनका कहना है कि इसको प्रकट करना उच्च कला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो गुप्त काल में कला और स्थापत्य ने काफी अच्छा मुकाम हासिल किया था। इसके बाद जो हम आपको बताते हैं वो बताया था आपको कि अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं वो 2 तकनीक से बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहली तकनीक है फ्रेस्को।
फ्रेस्को जो है वो रोमन शब्द है या इटली का शब्द है। इटालियन भाषा में ए फ्रेस्को बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में विशेषण का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही ये विशेषण का शब्द है। फ्रेस्को को अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका जो अर्थ निकलता है ताजा, अर्थात हिंदी में से हम ताजा बोलेंगे, लेकिन इटली भाषा का चूंकि फ्रेस्को शब्द है तो इसे फ्रेस्को बोला जाता है। फ्रेस्को तकनीक विश्व में प्राचीन काल से ही रही है, उसका अस्तित्व बहुत पहले से रहा है। इटली में जब चित्रकला का पुनर्जागरण हुआ था तब ये वहां पर काफी निकटता से जुड़ा था, इसीलिए फ्रेस्को को जो है इटली से उत्पन्न हुआ माना जाता है। फ्रेस्को चित्रकला की एक प्राचीन तकनीक है। ये जो है चित्रकला की सबसे प्राचीन तकनीक है। इसमें प्रायः ताजे प्लास्टर पर पानी के साथ पतले खनिज आधारित पिगमेंट के साथ पेंटिंग की जाती है। इस प्रकार प्लास्टर करने के बाद कार्बोनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रंग इसमें पूरी तरह से दीवार पर सम्मिलित हो जाते हैं और पानी जो है धीरे धीरे सूखता चला जाता है। इसको बनाने में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है समर्थन, प्लास्टर और रंग। पत्थर और ईंट से बना हुआ समर्थन, समर्थन का मतलब वेश, आधार, तो पत्थर और ईंट से बना हुआ समर्थन जो वो होता सूखा होना चाहिए और सपाट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की ढाल नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उससे बराबर किया जाता था। इसके बाद इस पर प्लास्टर किया जाता था और यही प्लास्टर जो है फ्रेस्को का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता था। ये नदी की रेत, संगमरमर की धूल, चूने और पानी को मिला करके आटा बनाया जाता था जिसे कि उस बेस पर लेपन किया जाता था, जो चिकना बेस होता था जिसे समर्थन मैंने बोला है, जिसे आधार बोला है। तब इसमें रंग का रोल चालू होता था। फिर इसमें आवश्यक रूप से जब ये प्लास्टर हल्का सा नम होता था या इसमें नमी होती थी तब इसमें रंगों को फैलाया जाता था। इसीलिए इसको चूंकि ताजा ताजा काम होता था कि नमी पूरी सूख नहीं पाई, इसीलिए इसको ताजा बोलते थे। ये लेपन जब ऑक्साइड हो जाता था, अर्थात ये चूने के साथ प्रक्रिया करके जब सूख जाता था तो उस पर यह अस्थायी रूप से उस आधार या समर्थन पर बन जाता था और इसका रंग जो एक बार अपना निशान छोड़ देता था तो प्लास्टर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था और वो फिर गायब नहीं होता था। तो दूसरा विधि है वो है टेम्परा। टेम्परा जो विधि है ये भी चित्रकला बनाने की एक परंपरागत विधि है या तकनीक है। ये आज भी आज के जनजीवन में भी चित्रकला में प्रचलित है। टेम्परा चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें किसी भी प्रकार के संश्लेष युक्त पदार्थ अर्थात चिपकने वाले पदार्थ या बाइंडिंग मटेरियल, जो आप किताबों में बाइंडिंग कराते हैं, ऐसे मटेरियल को जलीय रंगों के साथ या वाटर कलर के साथ मिला करके प्रयोग किया जाता था। इसमें गोंद, आटा, केसिन आदि को मिला करके संश्लेषित पदार्थ बनाया जाता था। टेम्परा प्रणाली से जो भित्ति चित्र बनाने के लिए सबसे पहले एक विशेष प्रकार की जमीन तैयार करनी पड़ती थी। जैसे कि अजंता की दीवार को जो खुरदरा थी उसके ऊपर गोबर, कपड़े की महीन लुगदी, छनी हुई मिट्टी, धान की भूसी या अलसी का लेप प्लास्टर के रूप में करके उसको बराबर किया जाता था, चिकना किया जाता था। ऐसे कई स्तर को लगाने के बाद, एक के ऊपर एक स्तर लगाने के बाद वो दीवार जो है शीशे की तरह समतल हो जाती थी। इस आधार पर जमीन पर या उस बेस पर रंग लगाए जाते थे और ये रंग खनिज रंग होते थे। कौन से खनिज रंग होते थे? जैसे गेरू है, हिरौंजी है, रामरज है,
या कुछ पत्थरों को पीस करके, जैसे कि लाजवर्त पत्थर है या दहिने फिरंग है, इन रासायनिक तत्वों के द्वारा हरा ढाबा या शंख या जस्ते से बना हुआ सफेदा आदि, ये सभी जो है ये रासायनिक रंग के रूप में प्रयोग होते थे। हम देखते हैं भारत में इस परंपरा का चित्र अजंता के अलावा अन्य कई गुफाएं, जैसे कि बादामी की गुफा है, तंजौर की गुफा है, और इसका क्या कहते हैं कोचीन की गुफा है, वहां पर भी प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार के कला का प्रयोग सित्तरवासल नामक स्थान पर भी किया गया है। इसी प्रकार राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी शैलियों में भी इनका प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस कला के अंतर्गत रंगों की कई परत लगाई जाती थी, लेकिन वो दोनों परत के बीच में एक सफेदी का अस्तर दिया जाता था। इस रंग में इसके द्वारा सोने जैसी चमक हो जाती थी और उसकी जो तय होती थी वो मोटी हो जाती थी। लेकिन इस रंग में सबसे बड़ी कमी ये होती थी कि प्रायः जो गोंद होते थे वो जब बहुत सूख जाते थे तो तड़क करके टूट जाते थे। जैसे कि प्लास्टर कभी कभी सूख जाता है बहुत, तो वो दरार पड़ जाती है, चटक करके टूट जाता है। तो यही कारण था कि अजंता की गुफाओं में कुछ चित्र नष्ट हो गए हैं, क्योंकि वो चित्र तड़क करके टूट गए हैं। तो यही दो विधि थी जो अजंता की गुफाओं में चित्रकला में प्रयुक्त हुई थी। धन्यवाद।